हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट्स पढ़ रहे हैं हम और इसमें पेरेंटिंग स्टाइल्स डिस्कस करेंगे आज। पेरेंटिंग स्टाइल्स में बहुत डिफरेंट टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अगर पेरेंट्स दे कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट देयर चिल्ड्रन आर टर्निंग रैपिडली इनटू एडल्ट्स, मीन्स पेरेंट्स को ये चीज़ अगर समझ में आ जाए कि दैट देयर चिल्ड्रन आर नाउ टर्निंग इनटू एडल्ट्स, वो बच्चे नहीं है, नाउ दे आर मोर लाइक एडल्ट्स, तो उनको फिर इजीली एक्सेप्ट करना और उनको उस टाइप की फ्रीडम देना जिस टाइप की देनी चाहिए एक पर्टिकुलर एडल्ट को, उसमें थोड़ा सा रिलेशनशिप बेटर हो जाता है बच्चों का और पेरेंट्स का। एंड देन पेरेंटिंग स्टाइल में भी फ़र्क आता है जो इस टाइम पे चाहिए होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है उस वजह से। अदरवाइज क्या होता है कि अगर पेरेंट्स भी एडोलेसेंट एज में भी बच्चों को चाइल्डहुड की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो वो लैक ऑफ फ्रीडम की वजह से और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में। सो देर आर ग्रोइंग सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग दीज ईयर्स। In particular, parents must come to terms with the fact that their children are turning rapidly into adult. सो उनको फ्रीडम देना, गिवन दैम ना इंक्रीजिंग फ्रीडम, मतलब इतना नहीं फ्रीडम देना जितना टोटली एक एडल्ट को दी जा सकती है, बट एटलीस्ट पहले से ज़्यादा। नाउ पेरेंट्स, हाउ शुड पेरेंट रिएक्ट टू दीज चेंजेस? पेरेंट्स को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? So growing evidence suggests that while there is no single best parenting style, some broad patterns of style parenting have been more beneficial. तो पेरेंटिंग स्टाइल्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसे नहीं कह सकते कि एकदम पर्टिकुलर एक ही पेरेंटिंग स्टाइल है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसमें कुछ ब्रॉड पैटर्न्स है जिसमें आप कुछ चीज़ें मिक्स कर सकते हो। तो दो चीज़ें होती हैं जो पेरेंटिंग स्टाइल में इम्पॉर्टेंट होती है। एक होता है पेरेंटल डिमांडिंगनेस। पेरेंटिंग डिमांडिंगनेस मतलब आप कितना कंट्रोल में रखना चाहते हो बच्चे को, द एक्सटेंड टू विच पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग एंड कन्फ्रंट देयर चिल्ड्रन ऑफर एंग्रीली। तो कितना ज़्यादा आप उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हो और कितना ज़्यादा उसको यू आर कंट्रोलिंग एंड कन्फ्रंटिंग द चिल्ड्रन, दैट इज डिमांडिंगनेस। एंड सेकेंड चीज इज पेरेंट रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स हाउ इन्वॉल्व यू आर एज अ पेरेंट, आप कितने इन्वॉल्व हो और कितने सपोर्टिव हो बच्चों के साथ। सो पेरेंट्स हाई ऑन दिस डायमेंशन, ये जो पर्टिकुलर ये वाली जो डायमेंशन की बात हो रही है, पेरेंट रिस्पॉन्सिवनेस, पेरेंट हाई ऑन दिस डायमेंशन लिसन एक्टिवली टू देयर चिल्ड्रन, रिस्पॉन्ड टू देयर रिक्वेस्ट, शो वार्मथ, फोकस ऑन देयर चिल्ड्रन कंसर्न एंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग कन्वर्सेशन टू देम। तो जो रिस्पॉन्सिवनेस में ज़्यादा होते हैं वो अपने बच्चों के साथ दे टॉक टू देम, दे लिसन टू देम, उनसे सुनते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू देयर रिक्वेस्ट, वो कंसर्न दिखाते हैं, मतलब एक प्रॉपर कन्वर्सेशन करते हैं बच्चे के साथ। लेकिन जो डिमांडिंगनेस में ज़्यादा होते हैं वो अपना उसको बच्चे को बोलने का मौका नहीं देते, दे शो देयर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने स्टेटस और पावर के थ्रू, तो विच इज़ नॉट एक्चुअली वेरी गुड। फिर पेरेंटिंग स्टाइल में जैसे सबसे पहले आता है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। अथॉरिटेरियन मतलब जो डिमांडिंगनेस में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, दे आर वेरी कंट्रोलिंग और रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत लो होते हैं। दे एस्टैब्लिश स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर देयर चिल्ड्रन एंड दे डोंट गिव देम मच टू से। तो यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा बोलने की अलाउंस नहीं होती है। बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, इनका डिमांडिंग वाला डायमेंशन ज़्यादा होता है और रिस्पॉन्सिव वाला कम होता है। अथॉरिटेरियन को हम डिसिप्लिनेरियन भी बोलते हैं, हाईली डिसिप्लिन्ड जो होते हैं। नाउ अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कॉन्ट्रास्ट में बहुत डिमांडिंगनेस में ज़्यादा होते हैं, सॉरी, दे आर इन कॉन्ट्रास्ट हाई इन बोथ डिमांडिंगनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब अथॉरिटेटिव मतलब दोनों में ही ज़्यादा है, दे आर ऑल्सो डिमांडिंग एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिव। वो रूल्स भी रखते हैं लेकिन उसमें बच्चे को भी इन्वॉल्व करते हैं, दे टॉक टू देम। उसी में एक आ जाता है परमिसिव पेरेंट्स जो बहुत ही रिस्पॉन्सिव होते हैं। परमिसिव मतलब हर चीज़ में परमिशन दे देते हैं, जो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। डिमांडिंगनेस बिल्कुल नहीं होती उनके अंदर, देर आर नो स्ट्रिक्ट रूल्स, और कोई रूल स्टैंडर्ड रूल नहीं होते, बच्चे को फॉलो करने के लिए नहीं बोला जाता किसी चीज़ में, और बच्चे को कभी भी अकाउंटेबल नहीं रखा जाता किसी भी चीज़ के लिए, उसके एक्शन के लिए, जो कि अगेन बहुत ख़राब चीज़ है। यू शुड बी नॉट वेरी डिमांडिंग एंड ऑल्सो नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव, दोनों ही चीज़ें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अथॉरिटेटिव आई थिंक ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इसमें आप दोनों को बैलेंस करके चल रहे हो, आप रूल्स भी रख रहे हो प्लस बच्चे की बात भी सुन रहे हो।
नाउ फाइनली रिजेक्टिंग एंड निग्लेक्टिंग पेरेंट्स, तो एक चौथी कैटेगरी और है जिसमें रिजेक्टिंग और निग्लेक्टिंग पेरेंट्स आ जाते हैं, जो ना तो रिस्पॉन्सिव होते हैं ना ही डिमांडिंग होते हैं, मतलब दे जस्ट डोंट केयर कि बच्चा क्या कर रहा है. सो नॉट सरप्राइजिंगली दीज कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स हैव स्ट्रॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. अब ये जितने भी स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग है इनके बड़े लास्टिंग इफेक्ट होते हैं, और ऐसा एविडेंस भी है यहाँ पे दैट सजेस्ट दैट अथॉरिटेटिव स्टाइल में यील्ड द मोस्ट बेनिफिशियल इफेक्ट. तो जो मैंने आपको बोला था ये वाला जो स्टाइल है अथॉरिटेटिव, जिसमें दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, आप स्ट्रिक्ट भी हो बट यू आर स्टिल टॉकिंग टू योर चाइल्ड, तो ये वाला स्टाइल सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. एडोलेसेंट्स उस पेरेंट्स, अब जो एडोलेसेंट हो जाते हैं बच्चे, तो उनके पेरेंट्स अगर इस टाइप की अप्रोच करते हैं तो वो सोशली और कॉग्निटिवली बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं एडोलेसेंट. उनके अंदर कॉन्फिडेंट होता है, वो पेरेंट्स के साथ शेयर भी करते हैं और वो रूल्स भी फॉलो करते हैं, दे आर फ्रेंडली कोऑपरेटिव, स्कूल्स में भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं. लेकिन अगर रिजेक्टिंग स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है तो उस केस में जो है जो एडोलेसेंट है वो बहुत ही ख़राब परफॉर्म करते हैं स्कूल में, और उनकी वो बहुत इनडिसिप्लिन टाइप के हो जाते हैं फिर बच्चे भी. मोर ओवर दे ऑफन शो अनसेटल्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, रिजेक्टिंग देयर पेरेंट्स एंड एंगेजिंग इन वेरियस एंटी सोशल. तो रिजेक्टिंग पेरेंट्स के जो होते हैं बच्चे, वो एंटी सोशल बिहेवियर में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. अब जो अथॉरिटेरियन होते हैं या परमिसिव स्टाइल के होते हैं, again contrary to what Harris suggested, parents do indeed seem to matter where adjustment of adolescence is concerned. So अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एडोलेसेंट किस तरीके से एडजस्ट करेगा अपने एनवायरनमेंट में, उसमें पेरेंटिंग स्टाइल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है. नाउ कमिंग टू सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है, ही इज़ इन्वॉल्व सोशली, उसके फ्रेंड्स बनना शुरू होते हैं. धीरे धीरे जब वो एडोलेसेंट में आता है तो फ्रेंडशिप तो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू गेन कर लेती है, एंड प्राइमरीली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन जेंडर बट ऑल्सो मेंबर्स ऑफ देयर अदर जेंडर. तो पहले जैसे यंगर एज में सेम जेंडर फ्रेंड्स होते हैं, बट एडोलेसेंट में दोनों जेंडर फ्रेंड्स होते हैं, मेल्स फीमेल्स आपस में मतलब डिफरेंट मेंबर्स होते हैं अपने पीयर ग्रुप में. In fact, most adolescents are part of extensive social network. तो इनका सोशल नेटवर्क बहुत हाई होता है एडोलेसेंट्स का. सोशल नेटवर्क मीन्स उनका जो आपस में जो फ्रेंडशिप फ्रेंड्स का नेटवर्क होता है, जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, दैट टाइप. ये जो आपको यहाँ पे टेबल दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने पेरेंटिंग स्टाइल का वो दिखाया हुआ है कि दी इफेक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल. तो जैसे यहाँ पे पेरेंटल रिस्पॉन्सिवनेस है लो और हाई, यहाँ पे डिमांडिंगनेस है लो और हाई. तो जिनमें डिमांडिंगनेस लो होती है लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस भी लो होती है, दोनों चीज़ें लो है अगर, तो वो हो जाएंगे रिजेक्टिंग पेरेंट्स. ना रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं ना ही रिस्पॉन्ड करते हैं. नेक्स्ट है, अगर डिमांडिंगनेस लो है लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस हाई है तो वो परमिसिव हो जाएंगे, मतलब रूल रेगुलेशन तो बिल्कुल नहीं है लेकिन हर चीज़ में परमिट कर देते हैं. इधर आ जाएगा डिमांडिंगनेस हाई है एंड दिस रिस्पॉन्सिवनेस लो है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, दे डोंट टॉक टू देयर चाइल्ड, और उससे बात नहीं करते हैं, उसकी सुनते नहीं, तो वो अथॉरिटेरियन हो गए बहुत स्ट्रिक्ट वाले. और यहाँ पे आ जाएगा कि डिमांडिंगनेस भी हाई है और रिस्पॉन्सिवनेस भी हाई है, तो वो अथॉरिटेटिव है, जिसको अभी तक सो फार बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल माना गया है. नाउ हम सोशल नेटवर्क की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ इन्होंने कि एडोलेसेंट में एज में सबसे बड़ा एक तो वो होता है, मोटिव होता है कि किसी तरीके से अपने ग्रुप को वो बिलोंग करें. तो दैट नीड टू बिलोंग इन अ ग्रुप, उसकी वजह से वो लेवल ऑफ कन्फर्मिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है. अब जैसे इस केस में दिस स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, इस टाइप की चीज़ें उनकी बहुत कॉमन दिखती हैं अपने सर्कल, फ्रेंड सर्कल की तरह, ताकि वो उस सर्कल को बिलोंग करें, ऐसा लगे कि उस ग्रुप का पार्ट है वो. Girls tend to have somewhat larger network than boys and these network tend to become smaller. तो पहले तो नेटवर्क बहुत ज़्यादा होता है बड़ा, फिर धीरे धीरे ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है when we grow older, तो ये कम होता ही रहता है. One motive of forming friendship during adolescence seems to be the developing need to belong, the need to have frequent positive interaction with ongoing relationship. तो ये जो need to belong होता है, किसी ग्रुप में belong करने का need, इसकी वजह से
सोशल डेवलप नेटवर्क बहुत बड़ा होता है और एक फ्रेंडशिप बनने की रिक्वायरमेंट होती है जो दिस नीड स्ट्रेंथन ड्यूरिंग अर्ली एडोलेसेंट एंड लीड्स मैनी प्री टीन्स एंड टीनेजर टू रिजेक्ट पेरेंटल इन्फ्लुएंस। तो ये नीड टू बिलोंग की वजह से ही जो पेरेंटल इन्फ्लुएंस कम हो जाता है और पीयर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो अपने पीयर्स के साथ ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेम तरीके से ड्रेसिंग, सेम तरीके से बोलना, एवरीथिंग वो कन्फर्मिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि बिल्कुल अपने ग्रुप के साथ कन्फर्म करना है जैसे वो कर रहे हैं। Friendship and social success also play an important role in other key aspect of social development, that is the quest of personal identity। तो पर्सनल आइडेंटिटी को फॉर्म करने के लिए भी सोशल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी से रिलेटेड साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी है एरिक्सन की, जो अभी हम देखेंगे। एक्चुअली ये पहले भी मैं एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ एंड आई एम डिस्कसिंग अगेन हेयर। तो एरिक्सन ने जो साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बनाई है ये अक्रॉस एंटायर लाइफ स्पैन है एंड इन सम वेज ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, सो इट मेक सेंस टू एग्जामिन द थ्योरी। तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में से होते हुए मतलब बचपन से शुरू होकर लास्ट स्टेज तक की है। सो एरिक्सन्स थ्योरी इज लाइक पियाजेज अ स्टेज थ्योरी। एक तो ये स्टेज थ्योरी है, इसने पूरी लाइफ को स्टेजेस में बांट दिया है इस थ्योरी ने। इट सजेस्ट दैट ह्यूमन बींग्स पास थ्रू स्पेसिफिक स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस हैं, फेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। And in contrast to Piaget's theory, however, Erickson's is concerned primarily with social rather than cognitive। तो जो पियाजे की थ्योरी है वो कॉग्निटिव थ्योरी है और जो एरिक्सन की है वो सोशल थ्योरी है, मतलब सोशल डेवलपमेंट के ऊपर है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेजेस में बताया हुआ है कि हर स्टेज में हमें कोई ना कोई ऐसा क्राइसिस होता है जिसको सॉल्व करना होता है और अगर हम सक्सेसफुली उस क्राइसिस को सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं तो हम एक नॉर्मल और हेल्दी तरीके से डेवलप होते हैं। तो नीचे जो टेबल है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट का टेबल है पूरा। तो जैसे पहली स्टेज है इसकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो इन्फेंट में होता है। तो उनको जो उनके अंदर जो क्राइसिस होता है कि ट्रस्ट करें कि नहीं करें, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो उस केस में अगर उसका जो केयर गिवर होता है वो उसको पूरा उसके नीड्स को उसको फुलफिल करता है, इन्फेंट का बहुत ध्यान रखता है उसके नीड्स को, जो हमने अटैचमेंट में भी पढ़ा था कि उसका बहुत ध्यान रखे। तो इन्फेंट जो होता है वो ट्रस्ट करता है उस पर और आगे भी जाके अपने रिलेशनशिप्स में सबके ऊपर वो ट्रस्ट करता है अपने ग्रुप में। अदरवाइज अगर वो इस स्टेज पे वो ना ट्रस्ट कर पाए अपने केयर गिवर पे, वो थ्रू आउट दी लाइफ वो दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पाता। दूसरा स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब यहाँ पे क्या होता है कि सेल्फ टॉडलर स्टेज आ जाती है। ये टॉडलर स्टेज में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है बच्चों को, अपनी बॉडीज को खुद रेगुलेट करना, अपने आप को खुद कोशिश करना, इंडिपेंडेंटली एक्ट करना। तो इसमें अगर वो कर पाए सक्सेसफुली तो वो आगे जाके भी बहुत ऑटोनोमस और सेल्फ कॉन्फिडेंट में चेंज हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटीज़ में। अगर यहाँ पे वो ऐसा नहीं कर पाते तो लाइफ टाइम उनको शेम और डाउटफुल ही रहते हैं अपने ऊपर। थर्ड आ जाता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट प्री स्कूल एज में है, एज 3 to 5 के बीच में। यहाँ पे क्या है कि एक इनिशिएटिव, नई चीज़ें सीखने का इनिशिएटिव लेना और फिजिकल एंड मेंटल स्किल्स नए डेवलप करना, क्योंकि इस टाइम पे वो और ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर वो ये सब चीज़ें इनिशिएट कर पाए अपने आप तो उनके अंदर एक बैलेंस, दे डेवलप अ बैलेंस। अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा अनरूली और इनहिबिटेड हो जाते हैं, डरते रहते हैं, अदरवाइज गिल्ट फीलिंग आती रहती है अगर ना कर पाए तो। और ये लाइफ टाइम ही ऐसा होता है। जो लोग होते हैं ना जो इनिशिएटिव जल्दी लेते हैं वो इसी वजह से, बिकॉज इस प्री स्कूल एज में उनको इनिशिएटिव लेने के टाइम पे बहुत सपोर्ट मिली और उनको हमेशा ही एक अनकंडीशनल रिगार्ड मिला अपने केयर गिवर से, पेरेंट्स से, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। और जिनको नहीं मिला वो गिल्ट में रहे, वो अभी भी जो है वो बड़े होके भी कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले बहुत गिल्ट उनके अंदर फीलिंग आती है। देन इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी में क्या होता है, जब बच्चे 6 से 11 साल स्कूल ईयर्स होते हैं ये जो, तो इनके अंदर एक वो इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पे हार्ड वर्किंग टाइप का जो स्किल होता है कि कंपटीशन करना है, नंबर लेके आने हैं अच्छे, और जो ये बच्चे कर लेते हैं ढंग से उनके अंदर हाई सेल्फ एस्टीम होती है। जो नहीं कर पाते वो अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं और वो लाइफ टाइम ऐसे ही कंटिन्यू होता है। फिर आ जाती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, एडोलेसेंट एज।
यहाँ पे क्या है कि अपनी आइडेंटिटी सर्च कर रहे होते हैं वो, अगर अपनी आइडेंटिटी सर्च करने में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने आप को समझने में कि वो किस चीज़ में आगे तरक्की कर सकते हैं, उनकी क्या आइडेंटिटी आगे हो सकती है, तो वो आगे अच्छा कर जाते हैं। अदरवाइज वो लाइफ टाइम इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं या क्या बन सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये आता है यंग एडल्टहुड में, जो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि रिलेशनशिप बनाने का टाइम आता है, जैसे मैरिज की स्टेज हो जाती है, तो अगर इंटीमेसी मतलब प्रॉपर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं तो सक्सेसफुली तो वो बना लेते हैं, अदरवाइज आइसोलेटेड रह जाते हैं वो हमेशा के लिए। उसके बाद आती है थोड़ा और, जब मिडल एज आती है, मिडल एज में जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन की स्टेज आती है। तो जनरेटिविटी मतलब जो लोग जेनरस होते हैं, जो दूसरों की भी हेल्प करते हैं, अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड होते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं और दूसरे लोगों को गाइड करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो उनके अंदर तो जनरेटिविटी की फीलिंग आती है। और जो लोग अपने आप से ही सेटिस्फाइड नहीं होते, शुरू से अपने को लेके कंफ्यूज होते हैं, तो वो अपने आप अंदर ही डूबे रहते हैं। सेल्फ एब्जॉर्प्शन मतलब ये वो अपने आप से ही बाहर नहीं निकल के आ पाते, वो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं अपने ही खुद के नीड पूरे करने में। एंड लास्ट है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इंटीग्रिटी मीन्स अब जिसने अपने लाइफ टाइम पे सारी पॉजिटिव चीज़ें करी हैं, जिसकी सारी स्टेज सक्सेसफुली पार हुई हैं, उसको तो बहुत इंटीग्रिटी फील होगी अपने अंदर। इंटीग्रिटी मतलब कि एक सेंस ऑफ बैलेंस और सेंस ऑफ अटेनमेंट होता है एक, जो वो फील होगा। लेकिन अगर कोई ये सब चीज़ें नहीं कर पाया है और कोई ना कोई पर्टिकुलर स्टेज पे वो रह गया था, तो ये ओल्ड एज में जाके ये जो स्टेज आती है, उस टाइम पे उसको बहुत सैडनेस रहती है और डिस्पेयर रहता है, और वो अपनी लाइफ को बहुत सैडनेस से देखते हैं। तो ये एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, जो जिसमें हम अभी एडोलेसेंट पढ़ रहे हैं, तो ये वाली स्टेज पढ़ रहे थे हम। तो जो नेक्स्ट क्राइसिस आता है इनकी सेकेंड ईयर ऑफ दिस लाइफ में, उसमें अभी हमने ऊपर देखा कि सबसे पहले जो आता है, यहाँ पे इन्होंने इसको डिटेल में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पूरा बता दिया है, तो वो थ्योरी यहाँ पे पूरी लिखी हुई है कि पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज आती है। तो अपने केयर गिवर के साथ उसको, अगर वो केयर गिवर उसको पूरा केयर दे रहा है तो उसको ट्रस्ट हो जाता है। देन ऑटोनोमी वर्सेस शेम, जब टॉडलर को अपने आप को खुद हैंडल करना होता है, जैसे बच्चे चलना सीखते हैं अपने आप, उसको सपोर्ट कर दो, अप्रिशिएट करो आप, तो वो ऑटोनोमस फील करते हैं उस टाइप से। फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में उनको कोई चीज़ इनिशिएट करने के लिए उनको आप एनकरेज करो, इस टाइप से ये सारी स्टेजेस, ये थ्योरी है पूरी, जो मैंने आपको शॉर्ट में पूरी समझा दी है। देन हम लोग इस पे थे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन पे, जो हम एडोलेसेंट का जो पढ़ रहे हैं, इमोशनल सोशल डेवलपमेंट, उसमें ये वाली स्टेज है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। सो यहाँ पे क्या है कि अपनी सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप करने का टाइम होता है, इसीलिए ये अपने पीयर ग्रुप के साथ इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो उनके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पीयर ग्रुप के जो रोल है वही उनका रोल है, उनकी जो नीड है वही उनकी नीड है, तो वो इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पीयर ग्रुप को। एडोलेसेंट अडॉप्ट मैनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू हेल्प देम रिजॉल्व देयर पर्सनल आइडेंटिटी क्राइसिस। तो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, मतलब अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए, वो बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। तो जैसे पहले वो एक गुड बॉय गुड गर्ल वाला रोल प्ले करके देखेंगे कि हम अगर बिल्कुल ही बात मानने लग जाएं सबकी, या गुड बॉय गुड गर्ल वाले रोल में आ जाएं, तो ये ठीक रहेगा। या फिर रिबेलियस हो जाए, बिल्कुल ही रिबेल बन जाए एकदम ही, या ड्यूटीफुल बन जाए, ड्यूटीफुल डॉटर एंड सन, या कोई स्पोर्ट्स में चले जाएं, एथलीट बन जाए, या फिर, तो इस टाइप से वो हर चीज़ में अपने आप को ट्राई करके देखते हैं कि हम किस चीज़ में फिट बैठेंगे। They consider many possible social selves. सोशल सेल्फ नहीं लिखा है यहाँ पे, सेल्व्स लिखा है प्लूरल में। सेल्फ मतलब बहुत सारे अपने सेल्फ्स देखने की कोशिश करते हैं, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल सेल्फ में ट्राई करते हैं अपने आप को। एंड आउट ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस दे ग्रेजुअली पीस टुगेदर अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स। तो ये सेल्फ स्कीमा जो है यहाँ पे, मतलब अपने आप को अंडरस्टैंड करने का जो एक तरीका है, कि अपने अपने बारे में एक इमेज बनाने का जो एक वो इनका जो वो होता है, दे ट्राई टू फॉर्म एन इमेज आइडेंटिटी, जिसको यहाँ पे बोला हुआ है सेल्फ स्कीमा। Many psychologists other than Erikson have focused on the importance of forming clear personal identity. साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मेनली यहाँ पे वो
उनको क्या है कि एक अपनी क्लियर पर्सनल आइडेंटिटी बनानी है, तो या तो वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करते हैं या वो एक्चुअली में एक चूज कर लेते हैं पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव. So adolescents who have gone through their identity crisis made a commitment to one clear alternative. दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी अचीवमेंट, कि एक पर्टिकुलर उन्होंने चूज कर ली अपनी आइडेंटिटी. जो अभी तक ढूंढ रहे हैं आइडेंटिटी, दे आर कॉल्ड आइडेंटिटी मोरेटोरियम. So adolescents who are still searching for an identity. Adolescents who have chosen identity suggested to them. और कुछ के तो adolescents के पेरेंट्स उनको जो बोलते हैं उन्हें वो मानना पड़ता है. अगर पेरेंट कहेंगे आपने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो ले लेते हैं. पेरेंट बोलते हैं कि आपको बड़े होकर ये बनना है तो वो बन जाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फोरक्लोजर, कि वो किसी और के सजेस्ट करने पर कर रहे हैं. तो इट इज़ हाउ कि या तो वो खुद करते हैं, दैट इज़ अचीवमेंट, या वो सर्च करते रहते हैं, दैट इज़ मोरेटोरियम, या फिर वो दूसरे के कहने पे मान लेते हैं, दैट इज़ फोरक्लोजर. So Marcia suggests that resolving the identity crisis is an important aspect of development. तो यहाँ पे आइडेंटिटी जब उनकी क्राइसिस अगर ढंग से सॉल्व हो जाए तभी उनका ये जो फेज है एडोलेसेंट का, ये आगे जाके एक बेटर एडल्ट उसमें डेवलप हो जाता है. तो ये स्टेजेस थे, और बाकी अब हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.